हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग घटना चक्र आदिवासी की करंट अफेयर जो आया है, अभी पब्लिश किया गया, उसको डिस्कस कर रहे थे। और इसके अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग जो आर्थिक परिदृश्य है, इसके अंतर्गत जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, आर्थिकी कृषि संगणना जो आई है, उसमें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं या पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचते रहें। और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इसमें बेसिकली हम लोग बजट के माध्यम से जो नए प्रावधान किए गए हैं, जो नई योजनाएं परियोजनाएं शुरू की गई हैं, और जो विदेशी व्यापार है, किसमें ज़्यादा भारत का जो है निर्यात किस किस क्षेत्र में जो है ज़्यादा निर्यात होता है, किस क्या निर्यात होता है, ठीक है। उसके साथ साथ आयात और किस देश के साथ क्या है। इसके साथ साथ जो है कृषि संगणना जो है, कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में पहले स्थान पे है, ठीक है। तो इन सब को इस वीडियो में कंबाइंड जो है देखेंगे हम लोग। और यह एक वीडियो आप लोग के आर्थिक परिदृश्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जिसमें आपके वो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको कवर कर दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर से जो उनके पूछे जाने की संभावनाएँ प्रबल हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विदेश व्यापार नीति अगर हम 2023 की बात करें तो 31 मार्च 2023 को जो है केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 को जारी किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी। और इसके तहत 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है, ठीक है। याद रखिएगा, 2030 तक जो भारत का निर्यात है, इसको $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। और इसके तहत जो विदेश व्यापार नीति 2023 है, 4 स्तंभों की घोषणा की गई है। और यह जो है 4 स्तंभों या कह सकते हैं 4 पिलर पर आधारित होगा, जो भारत की विदेश व्यापार नीति है। इसमें क्या है, पहला है छूट हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर निर्यातकों, राज्यों, जिले और भारतीय मिशन के सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ साथ व्यवसाय करने की सुगमता, कारोबार लागत में कमी, ई पहल, इन सब के माध्यम से जो है व्यापार को बढ़ाने की बात की गई है। चौथा जो पिलर है वो है उभरते क्षेत्र ई कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना, और इसके साथ स्कोमेट नीति को संगत बनाना, ठीक है। तो यह मुख्यतः 4 पिलर हैं, जिसके आधार पर भारत की विदेश व्यापार नीति जो है 2023 घोषित की गई है, जिसके अकॉर्डिंग यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक भारत का जो निर्यात है उसको $2 ट्रिलियन करना है, ठीक है। विदेश व्यापार नीति 2023, इसका लक्ष्य है निर्यातकों की सुविधा के लिए व्यवसाय करने की सुगमता को सरल बनाने के लिए री इंजीनियरिंग तथा स्वचालन की प्रक्रिया को अपनाना। और इस नीति का जो फोकस है वो क्या है, स्कोमेट है। स्कोमेट क्या है, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस पर मुख्यतः बेस्ड है। और इसके तहत दोहरे उपयोग वाली जो उच्च प्रौद्योगिकी मदों हैं, जैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी आइटम्स जो हैं, जैसे आपके ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना, निर्यात संवर्धन हेतु राज्यों और उसके साथ साथ जिलों के साथ साथ सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। राज्यों के साथ साथ जिलों के साथ भी सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया गया है। और जो नई नीति है उसमें टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम, इसके माध्यम से नए शहरों तथा जो स्टेट्स होल्डर स्कीम है, इसके माध्यम से निर्यातकों को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है। और 4 नए शहरों की अगर हम बात करें, इसमें फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया, ठीक है। टोटल जो है 39 तो हैं, इनके अतिरिक्त जो है इन 4 शहरों को भी निर्यात उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। जिसमें कौन कौन है, फरीदाबाद है, मिर्ज़ापुर है, मुरादाबाद है और वाराणसी है, ठीक है। इसमें 3 जो है आपके यूपी से हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यह उन 39 शहरों में नहीं है, 39 शहरों से अधिक हैं जहाँ पे निर्यात उत्कृष्टता शहर निर्दिष्ट करने की घोषणा की गई है, उसका प्रावधान किया गया है। पीएम मित्र पार्क की अगर हम बात करें, 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योग हेतु 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो पीएम मित्र पार्क के अंतर्गत टेक्सटाइल उद्योगों को बढ़ावा देने पर बेसिकली फोकस किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, यह पार्क जो है आपके तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। ये टेक्सटाइल निर्यात जो पार्क हैं वो आपके 7 जगहों पर बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। और इन पार्कों के माध्यम से लगभग आपके जो कह सकते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के निवेश, 70,000 करोड़ रुपए के निवेश और 20 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। मतलब ऐसा कयास लगाए गए हैं कि इन पार्कों की स्थापना से 70,000 करोड़ रुपए का निर्यात होगा, निवेश होगा और 20 लाख रोजगारों के सृजन होंगे।
और पीएम मित्र प्रधानमंत्री के जो 5F विजन है उससे प्रेरित है। और ये 5F से तात्पर्य क्या है? फॉर्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन और टू फॉरेन। ठीक है, यह 5 विजन है, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया जो 5F विजन है उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी स्थापना की जाएगी, या उस पर कह सकते हैं कि उस पर बेस्ड है। इस योजना के तहत विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड स्थलों पर 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की जाएगी। और इस योजना के लिए 2021-22 से लेकर के 27-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये की बजटीय परिव्यय की कल्पना की गई। ठीक है, इसके लिए जो है 2021-22 से लेकर के 27-28 तक टोटल जो है 4,445 करोड़ रुपये बजट के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए प्रति पार्क 500 करोड़ रुपये का अधिकतम सहायता के साथ ही परियोजना लागत का 30% की दर से विकास पूंजी सहायता का प्रावधान किया गया है। और ब्राउनफील्ड पार्क के लिए यह जो राशि है वह 200 करोड़ रुपये है और अधिकतम सहायता के साथ ही परियोजना लागत का 30% की दर से विकास पूंजी सहायता प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड के लिए प्रावधान है। ग्रीनफील्ड के लिए राशि कितनी है? 500 करोड़ रुपये और ब्राउनफील्ड के लिए 200 करोड़ रुपये। ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में मुश्किल बता देते हैं। ग्रीनफील्ड साथियों वो होता है जो बिल्कुल नई कंपनी स्थापित होती है। ठीक है, और ब्राउनफील्ड वो होता है जो पहले से स्थापित किसी कंपनी में, ठीक है, स्टेक होल्डर लेकर के उसे और आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, उसमें निवेश करके उस कंपनी के विकास के कार्यों को या फिर से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाया जाता है, तो वो ब्राउनफील्ड होता है। तो नवनिर्मित जो कंपनी होती है, पूर्णतः नई कंपनी होती है, वो ग्रीनफील्ड होती है। और ब्राउनफील्ड पहले से स्थापित किसी कंपनी में निवेश करके उस कंपनी को बढ़ाना, वो ब्राउनफील्ड होता है। ठीक है, तो ग्रीनफील्ड में जो निवेश किया जाएगा वो 500 करोड़ रुपये है और ब्राउनफील्ड में 200 करोड़ रुपये है, ये भी याद रखिएगा। पीएम मित्र पार्क में वस्त्र निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए भारत सरकार प्रत्येक पीएम मित्र पार्क के लिए 300 करोड़ रुपये की निधि भी प्रदान करेगी। तो टोटल 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इसे प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन सहायता के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, इसे कॉम्पिटिटिव इनिशिएटिव सपोर्ट के रूप में इसे जाना जाएगा। ठीक है, भारत का विदेश ऋण दिसंबर अंत 2022 तक देख लीजिए। 31 मार्च 2023 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक विभाग द्वारा भारत के विदेशी ऋण, बाह्य ऋण के तिमाही आंकड़े जो दिसंबर के अंत तक 2022 तक मतलब जारी किया गया था। दिसंबर के अंत 2022 में भारत का जो विदेशी ऋण है वह 613.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो सितंबर अंत तक कितना था? 7.3 बिलियन डॉलर अधिक है। मतलब सितंबर अंत के बाद दिसंबर अंत में तब से लेकर अब तक यह 7.3 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी को दर्शाता है। मतलब इसमें वृद्धि हुई है विदेशी ऋण में। जीडीपी और बाह्य ऋण का अनुपात अगर हम बात करें तो जीडीपी के अकॉर्डिंग भारत का जो बाह्य ऋण है वह 19.1% दर्ज किया गया है। ठीक है, और सितंबर अंत तक 22 में यह इसी स्तर पर दिसंबर अंत तक 2022 में दीर्घ अवधि के ऋण 1 वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ यह कितना है? 483.9 बिलियन डॉलर रहा है, जो सितंबर अगर 1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता के साथ हम देखें तो यह जो ऋण है वह 483.9 बिलियन डॉलर है। और सितंबर अंत तक की तुलना में यह कितना वृद्धि को दर्शाता है? 5.1 बिलियन डॉलर की अधिकता को प्रदर्शित करता है। कुल बाह्य ऋण में अल्पावधि ऋण जो है, जिसकी दर जो है या जिसका परिपक्वता की अवधि 1 वर्ष से कम होती है, उसे हम अल्पावधि ऋण के अंतर्गत सूचित करते हैं। इसकी हिस्सेदारी कितनी है? इसकी हिस्सेदारी है 21% और इसकी तुलना में बढ़ करके 2022 के अंत दिसंबर 2022 तक कितना हो गया है? यह 21.1% हो गया है। ठीक है, सितंबर तक यह जो अल्पकालिक ऋण है वह 21% था, जो दिसंबर तक बढ़ करके 21.1% हो गया था। और दिसंबर अंत 2022 तक भारत के जो बाह्य ऋण में सर्वाधिक ऋण किसका है? अमेरिकी डॉलर का है, लगभग 55%। उसके बाद रुपया है 29.7, तीसरे स्थान पे SDR जो IMF की मुद्रा है, उसके बाद येन है, फिर यूरो है। यूरो क्या है? यूरो आपकी यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है और येन जो है यह आपका कह सकते जापान की मुद्रा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका भार है? वो है अमेरिकी डॉलर का। दूसरे स्थान पे भारतीय रुपया है, तीसरे स्थान पे SDR है, चौथे स्थान पे जापान का येन है और 5वें स्थान पे है आपका यूरो जो यूरोपीय मुद्रा है। ठीक है, राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2023 की अगर हम बात करें तो 28 फरवरी 2023 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO है, इसके द्वारा 2022-23 के लिए स्थिर मूल्य पर 2011-12 के अकॉर्डिंग जो है गणना की जाती है, जब स्थिर मूल्य पर की जाती है। ठीक है, तो इस पर जो है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान की गणना की गई और इसे जारी किया गया था। वर्ष 2022-23 के लिए जारी द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमत 2011-12 पर कीमतों पर जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है
वो है आपका 169.71 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। ठीक है, और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें तो यह जीडीपी की वृद्धि दर जो है वो 7% अनुमानित की गई है। देखिए इसमें जो है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए चालू कीमतों पर जीवीए जो है अगर 21-22 की हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में 21% है, द्वितीय क्षेत्र में 26.5, तृतीय क्षेत्र में 52.2। तो सबसे अधिक वेटेज जो है वो किसका है, आपके तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, मतलब सेवा क्षेत्र का जो वेटेज है वो सबसे अधिक है। सेकेंड नंबर पे द्वितीय का आपके उद्योग क्षेत्र का आता है और पहले नंबर पे प्राथमिक क्षेत्र का आता है 21%। ठीक है, और इसमें स्थिर अगर हम स्थिर मूल्य पर इसकी गणना करें 2011-12 के अकॉर्डिंग तो प्राथमिक कितना है 3.9, द्वितीयक है 12 और तृतीयक है 8.8 है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट अगर 2023-24 की अगर हम बात करें 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था और यह 45.03 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया, जो 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा और अमृतकाल का पहला बजट है। और इस बजट का लक्ष्य समग्र व दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ बीते 9 वर्षों में तैयार की गई नींव को मजबूती देते हुए यह जो सप्तवर्षीय अर्थात 7 प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ने की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे इस बजट के माध्यम से जो है मुख्यतः 7 प्राथमिकताओं को जो है वरीयता दी गई है। और बजट 2023-24 में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, जैसे चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक वृद्धि दर है वह 7% होने का अनुमान लगाया गया है। याद रखिएगा, भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 7% होने का अनुमान लगाया गया है बजट 2023-24 में। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष के लिए सभी जो अंत्योदय और प्राथमिक प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना को 1 जनवरी 2023 से लेकर के, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2023 से लेकर के लागू की गई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये जो कहा गया है कि मुफ्त खाद्यान्न जो आपूर्ति की जाती है इस योजना को 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया। ठीक है, और विगत 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर के 1.97 लाख रुपए हो गई है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है यह पूछ लेता है। ठीक है, तो 1.97 लाख रुपए है प्रति व्यक्ति आय भारत में, जो अभी बजट 2023-24 आया था उसमें जो है इसकी बात की गई थी। इसी के साथ ही 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी है। और भारत अपने 100 वर्ष की जो यात्रा है, जिसे अमृतकाल के रूप में इसे जो है शुरू किया गया है, 25 वर्षों का जो कार्यकाल है, उसे जो है जो भारत का @100 तक की यात्रा को अमृतकाल के दौरान निम्नलिखित 4 मौक़ों पर इसे रूपांतरित किया गया है। पहला क्या है, पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना, दूसरा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान जो पीएम विकास योजना है, तीसरा पर्यटन और चौथा है हरित विकास, इसको बढ़ावा देने की बात की गई है। बजट की प्राथमिकताओं की अगर हम बात करें तो बजट में 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है जो एक दूसरे का संपूरक तथा अमृतकाल के दौरान मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करेंगे। और यह 7 प्राथमिकताएं कौन सी हैं यह भी हम देखते हैं, तो यह सप्तऋषि की इसमें कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है, बजट 2023-24 में। और यह 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं इसमें अगर बात करें तो पहला है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा है अंतिम छोर तक पहुँचना। ठीक है, अंतिम छोर तक पहुँचना, तीसरा है आपका अवसंरचना और निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, सक्षमता को सामने लाना है, पाँचवा है आपका हरित विकास, छठा है युवा शक्ति, पाँचवां हरित विकास, छठा युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। तो ये 7 प्राथमिकताएं हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक देकर के पूछ सकता है कि कौन इसमें शामिल है या कौन इसमें शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा। अगर प्राथमिकता फर्स्ट की बात करें समावेशी विकास, समावेशी विकास के तहत निम्नलिखित को समूहित किया गया है। जैसे इसमें क्या क्या है, कृषि एवं सहकारिता, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। कृषि वर्धन निधि, जिसके तहत युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोल सकेंगे और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए कृषि वर्धन निधि स्थापित की जाएगी। ठीक है, इन्हें प्रोत्साहन करने के लिए कृषि वर्धन निधि की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य है कि किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवनिवेशी और किफ़ायती समाधान उपलब्ध कराना, यह बेसिकली इसका उद्देश्य होगा। और आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम जो है, इसके अंतर्गत 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल परिव्यय कितना किया जाएगा, 2200 करोड़ रुपए, और इससे जो है आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र की बात करें तो इसके लिए श्री अन्न, भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश तथा दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश है। श्री अन्न के अंदर बेसिकली जो है मोटे अनाज जो है उनके उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, उपभोग को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और श्री अन्न अर्थात मोटे अनाजों के उत्पादन में, ठीक है, इसके उत्पादन में भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा है। और इसके निर्यात अगर हम बात करें, श्री अन्न भारत दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, उत्पादन के मामले में जो भारत जो है सबसे बड़ा है और निर्यात के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने हेतु जो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, इसको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। श्री अन्न को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्य पालन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 6000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई योजना शुरुआत की गई। जैसे जो पीएम प्रधानमंत्री संपदा योजना है उसी की तर्ज पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है और इसके लिए जो व्यय किया जाएगा वो 6000 करोड़ रुपये का परिव्यय किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की अगर हम बात करें तो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन हेतु एक मिशन की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। तो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि की अगर हम बात करें तो देखिए 2019 में स्वास्थ्य पर जो व्यय था वह 1.4 जीडीपी का 1.4% था, जो 2023 में बढ़ करके स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.1% हो गया है, ठीक है। तो 2023 में स्वास्थ्य पर भारत सरकार द्वारा जीडीपी का 2.1% व्यय किया जा रहा है। और अगर हम शिक्षा की बात करें तो 2019 में शिक्षा पर जीडीपी का 2.8% खर्च किया जाता था, जो 2023 में बढ़ करके 2.9% हो गया। मतलब इसमें मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन यह हो गया है 2.9%। और जो राष्ट्रीय शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा पर 5% जीडीपी का 5% व्यय करने की बात की गई, खर्च करने की बात की गई, ठीक है। तो इसे धीरे धीरे इसमें वृद्धि हो रही है। जैसे 2023 में शिक्षा पर 2.9% व्यय होगा या उसके लिए आवंटन किया गया और स्वास्थ्य के लिए 2.1%, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और अगर हम प्राथमिकता सेकेंड की बात करें, दूसरा जो है सप्तऋषि का प्राथमिकता सेकेंड, या इसमें क्या है कि अंतिम छोर तक व्यक्ति जो है उस तक पहुंचना, जो अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति है उस तक पहुंचना, मतलब उसको भी समावेशन के माध्यम से जो समाज है या फिर आर्थिक जो गतिविधि है उसकी मुख्य धारा में लाने की बात की गई है। आकांक्षी जिलों और ब्लॉक कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 500 ब्लॉकों को अनाच्छादित करने हेतु इसे शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत टोटल जो है 500 ब्लॉकों को आच्छादित किया जाएगा, ठीक है। किसके अंतर्गत? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, इसके तहत विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह जो पीवीटीजी हैं इनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए इस मिशन को प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनको जो है समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और अगले 3 वर्षों में इस मिशन के लिए टोटल जो है 15,000 करोड़ रुपये की जो है खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो पीवीटीजी ग्रुप के लिए टोटल जो है 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की गई है। प्राथमिकता थर्ड अगर हम देखें जो अवसंरचना और निवेश से संबंधित है, इसमें पूंजीगत निवेश परिव्यय लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि के साथ इसे 10 लाख करोड़ रुपये की किए जा रहा है, ठीक है। तो पूंजीगत निवेश में जो परिव्यय है यह लगातार तीसरे वर्ष 33% की वृद्धि के साथ इसे 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो जीडीपी का कितना है 3.3% है। और यह 19-20 में परिव्यय से लगभग कितना गुना है? 3 गुना अधिक है। 19-20 में जो इस पर परिव्यय किया गया था पूंजीगत निवेश के उद्देश्य से उसका 3 गुना ज़्यादा है। अगर हम प्रभावी पूंजीगत व्यय की बात करें तो प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट जो है 13.7 लाख करोड़ रुपये होगा, जो जीडीपी का कितना है 4.5%। ये भी इंपॉर्टेंट है। रेलवे के लिए अगर हम बात करें, रेलवे हेतु 2.40 लाख करोड़ रुपये का जो अब तक का सबसे अधिक है इससे जो है आवंटन किया गया है और पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन किया गया। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो रेलवे में जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ट्रेनों का जो विकास है और ट्रेनों का जो मॉडर्नाइजेशन है तो उस पर जो है विशेष रूप से फोकस किया गया है। और 2013-14 के परिव्यय की तुलना में लगभग कितना गुना है? 9 गुना है। तो यह इंपॉर्टेंट है। 2013-14 की तुलना में जो रेलवे पर व्यय किया गया है, रेलवे के लिए जो धन का आवंटन किया गया वो लगभग 9 गुना अधिक है। शहरी अवसंरचना विकास निधि की अगर हम बात करें तो आरआईडीएफ की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता
के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आरआईडीएफ की तर्ज पर जो शहरी अवसंरचना विकास निधि है, इसी के तर्ज पर शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की जाएगी। और इसका प्रबंधन कौन करेगा? इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो प्रबंधन है वह राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। और इसका उपयोग मुख्यतः जो कह सकते हैं कि बेसिकली टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में अवसंरचना विकास के लिए और सार्वजनिक एजेंसियों के द्वारा जो है यह किया जाएगा। ठीक है, तो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बेसिकली जो है इसका विकास किया जाएगा। अगर हम प्राथमिकता 4 की बात करें, जो सक्षमता को सामने लाना, इसका मुख्य टारगेट क्या है? सक्षमता को सामने लाना। और इसके लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई है। मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवकों के हेतु क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार और क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो सिविल सेवक हैं उनको वो अपने मतलब अधिकार क्षेत्र में और कितना अच्छे प्रभावी और काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यह मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई है। और यह क्या है? यह एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु आईगॉट कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इसके माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे वो अपने क्षेत्र, अपने ज़िले का डेवलपमेंट अच्छे से कर सकें और मतलब उसका विकास जो है बहुत अच्छे से हो सके। तो इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है मिशन कर्मयोगी की। और विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने हेतु जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्वास को बढ़ावा देने के लिए 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने हेतु जन विश्वास विधेयक को पेश किया गया है। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया वाली जो प्रणाली है यह स्थापित किया जाएगा। विवाद से विश्वास फर्स्ट है, यह एमएसएमई के लिए लचीला संविदा निष्पादन किया जाएगा। और विवाद से विश्वास जो सेकेंड है, यह संविदागत विवादों का निपटान हेतु मानकीकृत शर्तों वाली है कि स्वैच्छिक समाधान स्कीम लाई जाएगी। ठीक है, तो विवाद से विश्वास फर्स्ट में एमएसएमई है और विवाद से विश्वास सेकेंड में जो संविदा विवादों का निपटान किया गया, इसमें स्वैच्छिक समाधान की स्कीम को लाने की बात की गई है। नीति आयोग का जो राज्य सहायता मिशन है यह 3 वर्षों के लिए जारी रहेगा। यह इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का जो राज्य सहायता मिशन है इसे अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे, इसको बढ़ावा देने के लिए आयात पर निर्भरता घटाने हेतु किसी एक आईआईटी को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। किसी एक आईआईटी का चुनाव होगा और उसे अगले 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, जिससे वो अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे सके और नई प्रौद्योगिकी आदि में निवेश कर सके और उसको जो है नए नए निर्माण कर सके। ठीक है, प्राथमिकता अगर हम 5 की बात करें, यह हरित विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ अथवा पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंटल, इसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो लाइफ अगर पूछ ले कि लाइफ जो है किसके लिए की इसकी संकल्पना की गई है, लाइफ की शुरुआत किसके लिए की गई है, तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को ढालने के लिए या उसके अकॉर्डिंग जो है, जो एक कहते हैं ना कि समावेशी डेवलपमेंट, मतलब अपना आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ जो है प्रकृति का संरक्षण करना, उस पर बेसिकली फोकस कर रहा है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है और हाल ही में 19,700 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना परिव्यय किया गया है? 19,700 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। और सरकार का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन हासिल करना। ठीक है, तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक सरकार द्वारा टारगेट रखा गया है 5 MMT का वार्षिक उत्पादन हासिल करने का। PM प्रणाम योजना देख लीजिए, यह पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की गई है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों की संतुलित उपयोग, इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इसकी शुरुआत की गई है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि कृषि में जो कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है उसे संतुलित उपयोग करने के लिए और उसके स्थान पर जो जैविक खाद होते हैं उसके इस्तेमाल करने के लिए PM प्रणाम योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, गोवर्धन स्कीम की अगर हम बात करें, गोवर्धन स्कीम जो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिक धन, इसका एक बार फुल फॉर्म पूछ लिया था तो ये भी देख लीजिएगा। इन नामक स्कीम के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र शामिल होंगे जिनकी कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए है। ठीक, और कितनी शामिल होंगे इसमें? 200 कंप्रेस्ड बायोगैस शामिल होंगे। ठीक है, मिष्टी देखिए, मिष्टी कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। मिष्टी जो वन रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर जहां भी व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए
तटीय पर्यावरण और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल, जो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोइलिंग हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स जो है, इसके लिए शुरुआत की गई है मिस्टी की। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मिस्टी जो है मुख्यतः है मैंग्रोव वनों के संरक्षण और उनको बढ़ावा देने के लिए मिस्टी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगर हम प्राथमिकता 6 देखें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, जो अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का प्रारंभ किया गया है बजट 2023-24 में। और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्ति का सहायता प्रदान करने हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से जो है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूनिटी मॉल की अगर हम बात करें, राज्यों को राजधानियों के सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि इसके माध्यम से ओडीओपी, जीआई उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद के संवर्धन और इसके विक्रय को बढ़ावा दिया जा सके। अगर 7वां देखें हम प्राथमिकता, जो वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है, इसमें बेसिकली एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी की बात की गई है। विगत वर्षों में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन अब कार्प से जो है 9,000 करोड़ रुपये का इसके लिए शायद परिव्यय किया गया। ठीक है, देखिए 9,000 करोड़ रुपये जोड़ करके नवीनीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। ठीक, और इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपये का समपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है, कितने का? 2 लाख करोड़ रुपये का। और इसके अलावा जो है, इनके अलावा ऋण की लागत में करीब 1% की कमी की जाएगी। ऋण की लागत में जो कमी हो उसे भी कम करने की बात की, जिससे एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। वित्तीय और अनुषंगी सूचना केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने हेतु एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। क्या चीज़? राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री जो है वो स्थापित करने की बात की गई है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण में मार्च 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एक एकलकाली नई लघु बचत योजना, जो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के नाम से जानी जाएगी, इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, और इसके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमान जो 45.03 लाख करोड़ रुपये है, जिसका अर्थ है कि सरकार द्वारा कुल 45.03 लाख करोड़ रुपये की प्राप्ति और इतने ही राशि का व्यय किया जाएगा। और कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में 58.45% का जो हिस्सा है वो राजस्व प्राप्ति है, जबकि 41.55% हिस्सा या पूंजीगत प्राप्ति है। और इसी तरह कुल व्यय में जो व्यय किया जाएगा वो 77.77% हिस्सा जो है राजस्व खाते पर व्यय किया जाएगा, जो सही नहीं है। पूंजीगत खाते पर जब व्यय होता है तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है पूंजीगत निर्माण, ढांचागत निर्माण के उद्देश्य से ज़्यादा कह रही, जबकि राजस्व खाते पर अगर व्यय हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सरकार उपभोग के उद्देश्य से ज़्यादा व्यय कर रही है। तो व्यय जो हो रहा है वो राजस्व पर ज़्यादा हो रहा है, कितना? 77.77%, और मात्र 22.23% ऐसा है जिसका व्यय जो है पूंजीगत खाते पर किया जा रहा है, तो जो है अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर हम कर की बात करें तो बजट में व्यक्तिगत आयकर के संबंध में 5 प्रमुख घोषणाएं की गई। ये कौन कौन सी हैं? पहली घोषणा रिबेट संबंधित है। वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति किसी प्रकार की आय का भुगतान नहीं करते हैं, अतः रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो 2023 के पहले जो कर छूट था 5 लाख रुपए तक मिलता था, और 2023 के बाद ये जो कर छूट है वो 7 लाख रुपए तक मिलेगा, बेसिकली ये है। ठीक है, और इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा प्रस्ताव मध्यम आय वर्गों के लिए है, जो 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू करते हुए 6 आयकर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आय व्यवस्था शुरू की गई थी, और वर्तमान में स्लैबों की संख्या को घटा दिया गया है और इसे अब 5 कर दिया गया है। जो 6 स्लैब थे इनको घटा करके 5 स्लैब कर दिया गया है, और कर छूट की जो सीमा थी जो पहले 2.5 लाख रुपए थी अब बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, तो जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो है वो देख लीजिए किस पर कितना देना है, आपको टैक्स देना है। इस स्लैब को अगर हम देखें तो 3 लाख रुपए है यहाँ तक जो है शून्य है, 3 लाख से लेकर के 6 लाख रुपए तक 5% है, और 6 लाख से 9 लाख रुपए तक 10, और इसके बाद जो है 15, फिर जो है देखिए 20, 30, यह जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर पुराने स्लैब की हम बात करें तो इसमें जो छूट था वो कितना था?
2.5 लाख रुपए तक था, उसके बाद से 5% था। ठीक है, तो इसमें जो है 2023-24 में कर छूट दी गई है। अगर हम तीसरी प्रस्तावना की बात करें तो वेतन भोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशन भोगी सहित पेंशन भोगी वर्ग के लिए है, जिनके लिए मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित किया गया है। और व्यक्तिगत आय कर में चौथी घोषणा देश की अधिकतम कर की दर जो है 42.74% है और यह विश्व में सबसे अधिक दरों में से एक है। ठीक है, तो भारत में जो कर की दर है वो विश्व में सबसे अधिक दरों में से एक है। और नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर जो हाईएस्ट सरचार्ज रेट है इसको 37% से घटा करके 25% करने का प्रस्ताव किया गया है। तो याद रखिएगा जो सरचार्ज है उसको 37% से घटा करके 25% करने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब बात की गई है। और इसके परिणामस्वरूप अधिकतम कर की दर जो है वह 39% हो जाएगी। ठीक है, जो वर्तमान समय में कितना है 42.74% है, यह घट करके 39% हो जाएगी। और पाँचवीं घोषणा की अगर हम बात करें तो गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नगदीकरण पर 3 लाख रुपए तक की सीमा पर अंतिम बार 2002 में नियत की गई थी। इसमें मतलब छूट दी गई है 3 लाख रुपए तक। ठीक है, और इसे अंतिम बार 2002 में नियत की गई थी जब सरकार में अधिकतम मूल वेतन आपका कितना था 30,000 था। ठीक है, और सरकारी वेतन में वृद्धि के अनुरूप इसे सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया 25 लाख रुपए कर दिया गया। नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया गया है, तथापि क्यों बनाया गया है ताकि नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी दिया जा सके। अगर सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी की अगर बात करें तो इसमें कुल सब्सिडी कितनी है, कुल सब्सिडी की अगर हम बात करें तो देख लीजिए ये डाटा है, आप देख लीजिएगा, जिसमें 92.40% सब्सिडी केवल खाद्य पर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी दिया जा रहा है किस पर, खाद्य पर। ठीक, और खाद्य सब्सिडी अगर हम देखें तो टोटल 48.96 खाद्य सब्सिडी दिया जा रहा है। फिर दूसरे स्थान पे आपका उर्वरक सब्सिडी आता है। ठीक है, फिर आता है आपका ब्याज सब्सिडी, फिर पेट्रोलियम सब्सिडी। तो सबसे अधिक सब्सिडी जो दी जा रही है वह खाद्य पर दी जा रही है और उर्वरक इस मामले में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, देखिए बजट अनुमान अगर 23-24 में सकल कर राजस्व की बात करें तो इसमें प्रत्यक्ष कर से कितनी प्राप्ति हो रही है, प्रत्यक्ष कर से 54.25% कर की प्राप्ति हो रही है और अप्रत्यक्ष कर से 45.75% की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर जो है वो 6% है और अप्रत्यक्ष कर 5.1% है। शीर्ष 3 राज्य बात करें, शीर्ष 3 कर राजस्व की बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्ति हो रही है कितना 9.57 लाख करोड़ रुपये, निगम कर से 9.23 लाख करोड़ रुपये और आयकर से 9.01। तो मतलब सबसे अधिक जो कर की प्राप्ति होती है वो जीएसटी से होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका निगम कर है और तीसरे नंबर पे है आपका आयकर है। अगर बजट अनुमान 2023-24 के प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन की बात करें, यह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, और योजनाओं से रिलेटेड पूछ लेता है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा के लिए जो है कितना आवंटन किया गया है, मनरेगा के लिए जो 2023-24 में आवंटन किया गया है वो आपका 6 लाख करोड़ रुपये है। ठीक है, 6 लाख करोड़ रुपये है और 2022-23 में कितना था 8,09,400 करोड़ रुपये था। ठीक है, तो मनरेगा में जो है कमी की गई है। अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हम बात करें तो 2022-23 में 3,37,008 करोड़ रुपये था। इसे बढ़ाया गया है, किसमें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पे जो व्यय है उसे बढ़ाया गया है और यह बढ़ करके हो गया है 3,36,785 करोड़ रुपये हो गया। ठीक है, यह जो है 36,785 करोड़ रुपये हो गया है। अगर जल जीवन मिशन की हम बात करें तो इस पर कितना व्यय किया जा रहा है, इस पर 55,000 करोड़ रुपये का व्यय किया जा रहा है। 2022-23 में किया जा रहा था और 2023-24 में इसे बढ़ा करके कर दिया कितना 7,000 करोड़ रुपये। ठीक है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन के लिए 22-23 में 55,000 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ा करके 23-24 में 70,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की अगर हम बात करें तो इस पर देखिए व्यय कितना था 32,612 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ा करके 23-24 में 38,953 करोड़ रुपये कर दिया गया। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें तो इस पर 22-23 में व्यय जो था वह 19,000 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर इसे जो है सेम रखा गया। ठीक है, इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। पीएम किसान योजना में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। और आत्मनिर्भर भारत योजना की अगर हम बात करें तो इसमें कमी हुआ है। ठीक, और प्रधानमंत्री आवास योजना में इसमें भी मामूली वृद्धि की गई है। तो यह जो है कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनके लिए धन का आवंटन किया गया है, तो देख लीजिएगा। अगर आर्थिक समीक्षा की अगर हम बात करें 22-23 तो वित्तीय वर्ष 22-23 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2023 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। और मौजूदा डॉलर मापदंड के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
आगामी मार्च तक भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। विश्व भर की एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2023 में भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था माना है, जिसकी वृद्धि दर 6.5 से लेकर के 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। देखिए, अगर हम बात करें विश्व की जो जीडीपी वृद्धि दर है वह 2022 में 3.2% थी, 2023 में 2.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं का 2023 में वृद्धि जो है 1.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का 1, यूरोपीय क्षेत्र का 0.5, यूनाइटेड किंगडम का 0.3, जापान का इतना है। और इसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो विकास दर वो 6.1% रहने का अनुमान लगाएगा और भारत इस मामले में पहले स्थान पे, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे आपका चाइना है। केंद्र सरकार का जो पूंजीगत व्यय है वो जीडीपी के 1.7% वित्त वर्ष 9 से लेकर के 20 के दीर्घकालिक औसत से बढ़ करके 22 तक कितना हो गया है? जीडीपी का 2.5% हो गया है। प्रत्यक्ष कर सकल कर राजस्व का आधे से अधिक योगदान करता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर का जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा है। देखा सकल कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2022-23 की हम बात करें तो इसमें प्रत्यक्ष कर का जो हिस्सा है वो 52% है, अप्रत्यक्ष कर का 48%, जिसमें निगम कर 26% है, व्यक्तिगत आय कर 26%, सीमा शुल्क 8%, उत्पाद शुल्क 12% और जीएसटी 28%, ठीक है। तो यह 2022-23 की बात की जा रही है, जिसमें प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 52% है और अप्रत्यक्ष कर का 48% है। देखिए, विगत कुछ वर्षों में संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए काउंटर साइकिल राजकोषीय नीति संबंधी उपायों के महत्व पर बल दिया गया था और वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान केंद्र सरकार का कुल व्यय जो था वो बढ़कर के जीडीपी का 17.7% हो गया था, जो विगत 5 वर्षों के दौरान 12.8% वृद्धि को दर्शाता है। भारतीय व्यापार के प्रमुख पहलू कैलेंडर वर्ष में अगर हम देखें तो निर्यात निष्पादन प्रतिशत की बात करें तो विश्व पण्य निर्यात में 2021 में भारत का हिस्सा जो है 1.8% है और विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का योगदान कितना है? 4%, ठीक है। यह 2021 की बात की जा रही है। और विश्व पण्य और सेवा निर्यात में जो मर्चेंटाइज प्लस सर्विसेज एक्सपोर्ट है इसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है? विश्व निर्यात में 2.2% है। अगर आयात की हम बात करें तो आयात में विश्व पण्य आयात है जो वर्ल्ड मर्चेंटाइज इंपोर्ट है, इसमें भारत जो है 2021 में कितना आयात कर रहा है? 2.5% का, ठीक है। तो मतलब 2022 में इसमें कमी आई थी, 2020 में और फिर इसमें वृद्धि हो गई है। और विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के आयात में हिस्सेदारी कितनी है? 3.5। और विश्व पण्य और सेवा आयात जो वर्ल्ड मर्चेंटाइज प्लस सर्विसेज इंपोर्ट है इसमें भारत का हिस्सा कितना है? 2.7%। और विश्व व्यापार में भारत का स्थान कितना है? विश्व व्यापार में अगर भारत के स्थान की हम बात करें तो पण्य निर्यात में कितना है? 21%, आयात में 14% और सेवा क्षेत्र में 7%। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर सकल घरेलू उत्पाद की हम बात करें 19-20 और 20-21 की तो घरेलू क्षेत्र में वर्तमान बाजार कीमतों पर यह बात की जा रही है। घरेलू क्षेत्र में 19.6% हिस्सा है, निजी क्षेत्र में 10.5 और सार्वजनिक क्षेत्र में 0.2। तो इसमें जो है मतलब कह सकते हैं कि ऋणात्मक मतलब इसमें कमी देखने को मिला था। और 21-22 में 20-21 की अगर हम बात करें तो घरेलू क्षेत्र में 22.2% की वृद्धि, निजी क्षेत्र में 10 और सार्वजनिक क्षेत्र में कमी आई थी। प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्यों की बात करें, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह कृषि संगणना जो है पूछ सकता है। तो चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है पहले स्थान पे है, 16.76% का उत्पादन जो है, कुल उत्पादन का 16.76% का उत्पादन पश्चिम बंगाल और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है 15.27% और तीसरे स्थान पे पंजाब है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, ठीक है। मतलब गेहूं के कुल उत्पादन का, भारत में जितना गेहूं का उत्पादन होता है उसके 1/3 का उत्पादन उत्तर प्रदेश में अकेले किया जाता है। तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश दूसरे और पंजाब जो है वो तीसरे स्थान पे है, ठीक है। यह गेहूं वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले जो है उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब आता था, लेकिन अभी क्या है मध्य प्रदेश आ गया है, ठीक है। तो ये इसे याद रखिएगा। मक्का उत्पादन में पहले स्थान पे कर्नाटक है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। कुल मोटे अनाजों के उत्पादन में कर्नाटक पहला स्थान पे है, राजस्थान दूसरे स्थान पे और महाराष्ट्र जो है वो तीसरे स्थान पे है। अरहर तूर के उत्पादन में महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पे है, कर्नाटक दूसरे स्थान पे और उत्तर प्रदेश आपके अरहर तूर उत्पादन में तीसरे स्थान पे, ठीक है। कुल दालों के उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश पहले स्थान पे। देखिए, अरहर तूर के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे, लेकिन कुल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे और महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पे, राजस्थान आपके तीसरे स्थान पे है। चना उत्पादन की अगर हम बात करें, चना उत्पादन में महाराष्ट्र पहला स्थान पे है, महाराष्ट्र पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश दूसरे और राजस्थान जो है आपके तीसरे स्थान पे है। कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे और पंजाब तीसरे। देखिए, कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में भारत में जितना खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है उसके 50% का उत्पादन उत्तर प्रदेश अकेले करता है, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है
वह 56.11% है। ठीक है, तो 50% से अधिक उत्पादन जो उत्तर प्रदेश अकेले करता है खाद्यान्नों का। अगर मूंगफली उत्पादन की हम बात करें, मूंगफली उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पे है, राजस्थान दूसरे और तमिलनाडु जो है वो तीसरे स्थान पे है। रेपसीड और सरसों के उत्पादन में राजस्थान आपके पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश दूसरे और हरियाणा जो है वो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, सोयाबीन के उत्पादन की बात करें, सोयाबीन उत्पादन में यह देखिए जो है इस बार चेंज हो गया है। ठीक है, इसमें जो है पहले क्या था कि सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहता था, लेकिन अभी क्या है कि सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पे है। कुल तिलहन उत्पादन की हम बात करें तो इसमें राजस्थान पहले स्थान पे है, 8.3% का उत्पादन करता है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है और गुजरात जो है वो तीसरे स्थान पे है। गन्ना उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। ठीक है, कपास के उत्पादन में कपास जो है ये देखिए, कपास की जो संगणना की जाती है वह गांठ के रूप में की जाती है। ठीक है, न कि किलो के रूप में। तो और 170 किलोग्राम को एक गांठ कहा जाता है। ठीक है, तो कपास के 170 किलोग्राम को एक गांठ कहा जाता है, तो यह याद रखिएगा। कपास के उत्पादन में गुजरात जो है पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र जो है दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पे है। जूट और मेस्ता के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है, असम दूसरे और बिहार जो है वह तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो यह जो है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुख्य आयात के हिस्से की अगर हम बात करें तो इसमें जो है किसका आयात जो है किया जाता है। देखिए, भारत के आयात में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो ईंधन का है, जिसमें कोयला, पेट्रोल, तेल और स्नेहक POL है इसमें जो है। और इसमें जो है भारत का अगर हम 2022-23 में आयात देखें तो कितना है, कोयले कुल ईंधन का कुल आयात जो है 38.3% है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे स्थान पे उर्वरक आता है जिसका योगदान है 2.2%। फिर आता है पूंजीगत वस्तुओं का। ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं में आपकी बहुत सी आ जाएंगी। ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं में बहुत सी आ जाएंगी, जैसे रसायन, मोती, बहुमूल्य जो मोती हो गए और अल्प मूल्य वाले रत्न हो गए, लौह इस्पात, अलौह धातुएं, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक, यह सब जो है आपके पूंजीगत वाले में आएंगे। ठीक है, और अगर हम आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश देखें जहाँ से भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है, तो उसमें पहला स्थान पर चाइना है। चाइना से भारत के कुल आयात का 15.4% आयात किया जाता है। दूसरे स्थान पे संयुक्त अरब अमीरात है जिससे भारत का आयात 7.3% होता है। तीसरे स्थान पे अमेरिका है जिससे 7.1% का आयात होता है। चौथे स्थान पे आपका सऊदी अरब है, पाँचवें स्थान पे इराक है। ठीक है, तो यह आयातक देश हैं जिससे भारत का सबसे ज़्यादा आयात होता है। अगर निर्यातक देशों की हम बात करें, भारत जो है किन देशों को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, तो पहले स्थान पर अमेरिका है जिसे भारत 18.1% कुल निर्यात करता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर UAE है जिसे 6.60% का निर्यात किया जाता है। तीसरे स्थान पे चाइना है जिसे 5% का निर्यात होता है। फिर बांग्लादेश है, फिर उसके बाद हांगकांग और सिंगापुर सम्मिलित रूप से 5वें स्थान पे है। ठीक है, तो सबसे पहला स्थान पे कौन है, अमेरिका, दूसरे स्थान पे UAE, तीसरे स्थान पे चाइना, चौथे स्थान पे है बांग्लादेश और 5वें स्थान पे हांगकांग सिंगापुर है, जिसे भारत के शीर्ष 5 निर्यातक देश हैं। और मुख्य निर्यातक हिस्सों की बात करें कि भारत द्वारा सबसे अधिक निर्यात क्या किया जाता है, तो भारत सबसे अधिक निर्यात करता है कृषि और संबंधित वस्तुओं का, टोटल 11.6% का निर्यात करता है। और अयस्क एवं खनिज का आयात करता है जो दूसरे स्थान पे आता है। तीसरे स्थान पे आएंगे आपकी विनिर्मित वस्तुएं, जिसमें यही रत्न आभूषण धातुएं हो गई, मशीनरी, उर्वरक, उपकरण और परिवहन उपस्कर हो गए, प्राथमिक और अधिनिर्मित वस्तुएं हो गई, ये सब जो है। ठीक है, इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश बजट देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जो सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, उनके द्वारा 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया था। और 6.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट अनुमान $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक सुधार हुआ कदम है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है और इसी को हासिल करने के लिए 6.90 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। और त्वरित सर्व समावेशी विकास को समर्पित यह बजट का जो लोगो है या फिर से कह सकते टैगलाइन क्या है, त्वरित सर्व समावेशी विकास। ठीक है, और बजट का अनुमान जो है यह देख लीजिए, और अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है और अमृतकाल का पहला बजट अनुमान है। ठीक है, अमृतकाल का यह पहला बजट अनुमान है जिसके केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जिसके केंद्र में क्या है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर हम व्यय की बात करें तो बजट में कुल आपका 6,90,242.43 करोड़ रुपए व्यय अनुमानित किया गया। ठीक है, 6,90,242.43 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया गया, जिसमें से 5,02,354 करोड़ रुपए राजस्व लेखे पर व्यय किया जाएगा और 1,08,000
सॉरी 18,07,888 करोड़ रुपए का व्यय जो है वो पूंजीगत उद्देश्य से किया जाएगा। ठीक है। और प्राप्तियों की हम बात करें तो बजट अनुमान 2023-24 में सरकार द्वारा कुल 6,83,292 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। और इन प्राप्तियों में अगर हम बात करें तो कुल प्राप्तियों में 5,70,865.66 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। और उसके बाद 1,12,427.08 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान लगाया गया। ठीक है। तो सबसे अधिक जो प्राप्ति होगी वो आपकी राजस्व प्राप्ति और दूसरे स्थान पे है पूंजीगत प्राप्ति। इसमें देखिए राजस्व वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राज्य संग्रहण को लक्ष्य कितना रखा गया? 1,50,000 करोड़ रुपये का रखा गया। ठीक है। और आबकारी जो या आयकारी शुल्क है या आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य कितना रखा गया है? हाँ देखिए, ये आयकारी शुल्क या आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का कितना लक्ष्य रखा गया है? 58,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। और स्टाम्प एवं पंजीकरण से कितना रखा गया है? 34,560 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है स्टाम्प एवं पंजीकरण से। वाहन कर से जो है, वाहन कर से जो जैसे जो टैक्स होते हैं या फिर से जो चालान कटता है या फिर से इन सब से जो कर का संग्रह होगा वह टोटल कितना रखा गया है लक्ष्य? 12,672 करोड़ रुपये प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। समेकित निधि से जो समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 6,949.69 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित किया गया है। और लोक लेखा से 5,500 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। समस्त लेन देन का शुद्ध ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। यह देख ली राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो है कुल अनुमानित बजट 2023-24 के लिए अनुमानित सकल घरेलू या सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48% अनुमानित किया गया है राजकोषीय घाटा। और राजस्व घाटा जो है यह कितना अनुमानित किया गया है? राजस्व घाटा जो है यह आपका 68,511.65 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। बजट घोषणाएं 2023-24 में देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 8% है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% है। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार है। ठीक है। और 21-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की विकास दर से अधिक है, जो देश की विकास दर है उससे अधिक है। और वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर कितना है? 19% अनुमानित किया गया कि 2023-24 में जो राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर है वो 19% रहने का अनुमान लगाया गया है। 2017 से पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर 14.4% थी, जो घट करके 4.2% हो गई है। ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपये के 19,000 से अधिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अधिकांश समझौते ज्ञापन जो है नवीकरणीय ऊर्जा 16%, फिर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 12%, औद्योगिक पार्क के क्षेत्र में 11%, शिक्षा में 9% और लॉ जस्टिस में 9% किए गए हैं ये समझौते ज्ञापन। ठीक है। तो सबसे अधिक समझौता जो हुआ है वह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हुआ है 16%। 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक G20 देशों के समूह की होने वाली जो बैठक हैं इसमें से 11 बैठकें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होंगी। ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो G20 की समिट हो रही है इसकी जो बैठकों का आयोजन किया जा रहा है उन कुल बैठकों में से 11 बैठकें जो है उत्तर प्रदेश में होंगी और ये उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होगी। कहाँ कहाँ होंगी? लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में इन बैठकों का आयोजन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत आवास की स्थापना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में की जाएगी। दुग्ध उत्पादन, गन्ना और चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। ठीक है। याद रखिएगा, इन सब के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। कृषि निवेश पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पे है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश भी देश में पहले स्थान पे है। ठीक है। जिसके तहत जो है सबसे अधिक पंजीकरण किया गया है। किसानों के लिए क्या प्रावधान किया गया है देख लीजिए। गन्ना उत्पादन में जो है टोटल आपका 1,08,75 गन्ना उत्पादन में 1,08,75 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि करने की बात की गई है। ठीक है। और रबी विपणन वर्ष में गेहूं की एमएसपी कितना है? 2015 के प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है। महिला एवं बाल विकास के लिए
अक्टूबर 2022 तक 95% बच्चों का टीकाकरण, महिलाओं की जो अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करना। इसी के साथ साथ से 3 महिला PMPSC बटालियन का गठन किया गया। ठीक है, 3 महिला PSC बटालियन का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु, इसके लिए जो है प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपये दिया जाता है और इसके लिए 23-24 में 1,050 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। रोजगार के क्षेत्र में देख लीजिए, मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 23-24 में 26.29 लाख मानव दिवस सृजित करने में पहला स्थान हासिल किया गया, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1.07 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश जो है किन मामलों में पहले स्थान पे है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो यह यूपी से रिलेटेड है, इसे जो है आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चिकित्सा से क्षेत्र में अगर हम बात करें तो प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात की गई है और एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना के तहत जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। और SGPGI लखनऊ में इमरजेंसी मेडिसिन और रीनल ट्रांसप्लांट केंद्र की स्थापना, लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर व एडवांस डायबिटीज सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ, प्रयागराज और KGMU जो लखनऊ में, यहाँ पे डायबिटीज रेटिनोथेरेपी की स्थापना की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे? मेरठ, प्रयागराज और KGMU लखनऊ में। अवस्थापन एवं औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो देश में व्यवसाय भुगतान रैंकिंग में 12 स्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर और राज्यों में इसे अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, राज्यों में अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है और 12 स्थानों की सुधार के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया, किसमें? अवस्थापन और औद्योगिक विकास के मामले में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। कौन कौन है? जेवर, अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट चालू हैं और 80 गंतव्य स्थानों हेतु एयर सर्विस उपलब्ध। आने वाले 5 वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू एयरपोर्ट क्रियाशील होंगे। ठीक है, तो अभी जो एयरपोर्ट बन रहे हैं उनके बनने के बाद जो है उत्तर प्रदेश में टोटल 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे और 16 जो है वो घरेलू एयरपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में पारेषण तंत्र की क्षमता की अगर हम बात करें तो जो है 16-17 में 16,348 मेगावाट था। 22-23 में इसके बढ़ करके 30,806 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2022-23 में। और औसत उत्पादन क्षमता की बात करें तो इसमें 2021-22 में 3,998 मेगावाट प्रतिदिन है औसत उत्पादन क्षमता। ठीक है, बेसिकली यही याद रखिए, बहुत पुराना पूछने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो 21-22 में जो औसत उत्पादन है वह 3,998 मेगावाट प्रतिदिन जो है यह लक्ष्य रखा गया है। नीति के अंतर्गत 5 वर्ष में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। 6,000 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना, 14,000 मेगावाट क्षमता यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजना सोलर पावर पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और 2,000 मेगावाट क्षमता PM कुसुम के तहत, इसके अंतर्गत जो है जो PM कुसुम योजना के तहत या PM कुसुम के अंतर्गत 2,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति जो 2022 में आई थी, यह क्रियान्वयन के लिए 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 है, इसके क्रियान्वयन के लिए 45 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है और यह नीति 5 वर्षों तक के लिए जारी रहेगी। अगर हम ग्राम विकास की बात करें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 5,966 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कहाँ पे? आपके यूपी में, ये यूपी की बात हो रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1,203 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के लिए 87.49 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सुदूर ग्रामों को विकास खंडों और कस्बों में जोड़ने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कृषि के क्षेत्र में हम बात करें तो कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीकी से प्रशिक्षित करने के लिए एक नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द मिलियन फार्मर्स स्कूल, पूछ सकता है कि द मिलियन फार्मर्स स्कूल की स्थापना या आयोजन जो है किस लिए किया जाएगा, तो याद रखिएगा कृषकों को जो है नवोन्मेषी कार्यक्रम से प्रशिक्षित करने के लिए। और 2023-24 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके बाद अगर हम हथकरघा वस्त्र उद्योग की बात करें तो कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला हथकरघा उद्योग जो है यह विकेंद्रीकृत एक कुटीर उद्योग है। ठीक है, और वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं राज्यों में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 को
प्रख्यापित किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 को प्रख्यापित किया गया है। यह बेसिकली हथकरघा और वस्त्र उद्योग से संबंधित है। अगर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करें तो नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 जो 18 नवंबर 2022 को अधिसूचित की गई थी, इसमें अनुमानतः 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और यह मुख्यतः 5,000 से लेकर के, ठीक है, 50,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करेगा। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा की हम बात करें तो इसमें केंद्र सरकार की सहायता से PM3 जो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है, यह इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके इस नाम से जो है एक नई योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसके लिए 510 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और जो आपका बेसिक शिक्षा है उसके लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर नई योजना जो डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है, किसमें? राजकीय महाविद्यालयों में। उच्च शिक्षा की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं, एक मुक्त विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय, एक मुख्य विश्वविद्यालय अर्थात डीम्ड विश्वविद्यालय और 30 जो है निजी विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, और नैक रैंकिंग में लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय को A+, श्रेणी में, KGMU को नैक रैंकिंग में A+ श्रेणी में और मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय जो गोरखपुर है इसे A श्रेणी में प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति 2023 में 2022-23 के बजट अनुमान एक संशोधित वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान तथा अगले 3 वर्षों अर्थात 24-25 और 25-26 तथा 26-27 के पूर्वानुमान निम्नवत दिया गया है। ठीक है, यह जो है देखिए, अगर इसकी हम बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, संकेतक के रूप में अगर इसे हम देखें तो राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना है? 10.8% 2022-23 में। अगर हम 23-24 की बात करें तो बढ़ करके इतना शायद बराबर ही है। ठीक है, देखिए कितना है, 10.8%, जिसे 24-25 26-27 में बढ़ा करके 11% करने का लक्ष्य रखा गया। पूर्वानुमान लगाया गया कि 26-27 में 11% हो जाएगा। अगर राजस्व का स्वयं का करेत्तर राजस्व की बात करें तो यह जो है वर्तमान में जो है वो है आपका 1%, जिसमें कमी करने की बात की गई है। और राजस्व बचत की बात करें तो अभी वर्तमान समय में 2.8% है, जिसे बढ़ा करके 3.5% तक करने का लक्ष्य रखा गया है 2026-27 में। राजकोषीय घाटा जो 23-24 में अनुमान लगाया गया है कि यह 3.48% रहेगा और 2026-27 तक इसे घटा करके 2.80% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और कुल उधार एवं अन्य दायित्व जो है यह जो है 23-24 में 32.1% रहने का अनुमान है, जिसे कम करके 26-27 में 30.2% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम देखें, देश में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय कानपुर कृषि विद्यालय को नैक रैंकिंग प्रदान की गई है। निजी विश्वविद्यालय में MT विश्वविद्यालय को A श्रेणी में, शारदा गलगोटिया और GLA विश्वविद्यालय को A+ श्रेणी, विंध्याचल धाम में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, कहाँ पे? विंध्याचल प्रदेश में। और देवीपाटन जो मंडल है वहाँ पे माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना। मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए टोटल जो है 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना हो गया है? 9.23%, जो 2030 तक इसे बढ़ा करके 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 21-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष जिसका है 11-12, इस पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो GSDP है इसकी वृद्धि दर 2.64% थी। ठीक है, और चालू कीमत पर 16.76। ठीक है, तो स्थिर कीमत पर 9.64% और चालू कीमत पर 16.76% था। कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन निम्नवत है। ठीक है, यह देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये देखिए, राज्य के स्वयं का राजस्व की संरचना है, कहाँ से कितना आता है, सबसे अधिक किस पे आता है, तो उसी की बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो उत्तर प्रदेश को प्राप्ति होती है वो किससे प्राप्ति होती है?
सर्वाधिक प्राप्ति होती है जीएसटी से 40%। दूसरे स्थान पर है राज्य उत्पाद शुल्क, ठीक है, दूसरे स्थान पर राज्य उत्पाद शुल्क है जहाँ से 22.28% की प्राप्ति होती है। तीसरे स्थान पे वैट है, मूल्य वर्धित कर, ठीक है, जिससे प्राप्त होती है 16.41%। और चौथे स्थान पे है स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क, ठीक है, जिससे प्राप्त होता है 13.46%। पाँचवें स्थान पे है आपका विद्युत कर। विद्युत कर से कितना प्राप्त होता है, इससे प्राप्त होता है 2.51%, ठीक है। सातवें स्थान पे वाहन कर है, जिससे प्राप्त होता है 4.93%। तो बेसिकली यही याद रखिएगा, 3-4 यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे अधिक प्राप्ति जो है जीएसटी से होती है। दूसरे स्थान पे कर राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है और तीसरे स्थान पे वैट से प्राप्त होता है, ठीक है। और चौथे स्थान पे स्टाम्प पंजीकरण से प्राप्त होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का यह कर राजस्व है। अगर उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन, उत्पादन और उत्पादकता, ठीक है। आच्छादन लाख हेक्टेयर में है, उत्पादन लाख मीटर में है, टन, और उत्पादकता जो है यह आपके यह हेक्टेयर में है, ठीक है। तो यह देख लीजिए। चावल की अगर हम बात करें तो चावल के अंतर्गत आच्छादन कितना है, 59.7%, और उत्पादन कितना होता है 160.57, और उत्पादकता इसकी कितनी है 26.75%। गेहूँ का जो है यह आच्छादन है 97.63%, इसका उत्पादन होता है 364.59, और उत्पादकता इसकी है 37.34%, ठीक है। और धान्य फसल जो है इसके लिए ये है, बाकी देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। रैंप योजना देखिए, 30 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गति प्रदान करने के लिए रैंप योजना की शुरुआत की गई थी। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब की गई थी, 30 मार्च 2022 को। और इसके अंतर्गत जो है एमएसएमई रैंप पर 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 6,062.45 करोड़ रुपये के विश्व बैंक की सहायता से कार्यक्रम को जो है शुरू किया गया है। और वित्त वर्ष 22-23 से इसे प्रारंभ किया जाएगा और इसकी अवधि जो है 5 वर्ष तक रहेगी, ठीक है। और रैंप जो है यह मुख्यतः विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक। इसकी सहायता जो विश्व बैंक कर रहा है और यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो यह जो है यही वीडियो समाप्त करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग जो है भारतीय बजट जो है इसमें क्या प्रावधान किया गया है, उत्तर प्रदेश में कृषि संगणना, अन्य जो है सारे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस किए थे। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।